हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए टारगेट 31 जनवरी का टारगेट करके आप लोगों के प्रीवियस ईयर के पेपर वो सॉल्व कराए जा रहे हैं, ठीक है? और अभी आपकी 2-3 दिन का गैप हो गया तो मैंने आपको बताया था, मैसेज भी किया था कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण आप लोगों की क्लासेस थी, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह बंद चल रही थी, ठीक है? लेकिन अब से आपकी क्लासेस होंगी, वो रेगुलर होंगी यहाँ पे, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है? और जैसा कि आप लोगों को एक चीज़ और पता होगी कि आप सभी के जो क्या नाम एडमिट कार्ड हैं, वो भी आप लोगों के आ चुके होंगे और अभी तक आप लोगों ने सीटेट का एडमिट कार्ड चेक कर भी लिए होंगे, ठीक है? तो आप लोग उसको देख लीजिए कहाँ आपका सेंटर पड़ा है, क्या आपका कहाँ डेट तो आपको निर्धारित है, बस सेंटर आप लोगों को दिखना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोगों को वो तो आप जो होना है वो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जितना भी आपने पढ़ा है, उसकी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जो आपने अभी तक पढ़ा है, 1 साल में, 1.5 साल में या 6 महीने में जो भी पढ़ा है, तो अगर उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम होने वाली, ठीक है? तो जैसा कि मैं आप लोगों को मैं पिछली बार भी मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं आपके जो ईवीएस का सेक्शन है, वो आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ और इसके बाद सीडीपी की मैंने 8 से 10 क्लासेस आपकी करवा दी हैं, तो वो जिन साथियों ने नहीं देखी हो, क्लास ओवर होने के बाद में उसको आप लोग ज़रूर देख लेंगे, ठीक है? तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन साथियों ने अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको डेली अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड होती रहे, ठीक है? तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग बात करते हैं और इसके आप लोगों को बहुत डिटेल से करना है। अगर आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे तो आपको साथ में आंसर भी साथ में देते चलना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या यहाँ पे है कि जो भी आप पर्यावरण की किताब से अध्ययन कर रहे हो, उसमें पाठ्य पुस्तक अभ्यास का मतलब रिवीजन और गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे उपलब्ध कराना चाहिए? ये हमसे पूछ रहे हैं कि अभ्यास कहाँ पे कराना चाहिए? तो देखो, यहाँ पे आप लोगों ने क्या है, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने देखा होगा, जो कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक की जो किताबें होती हैं, जो बुक्स होती हैं, तो उनमें आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ा होगा या आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी, तो आपने बहुत ध्यान से भी देखा होगा कि उसमें पाठ के अंत में कहीं भी बात नहीं कही गई है, ठीक है? पाठ के अंत में उसमें अभ्यास और गतिविधियों को नहीं बताया। जैसे देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो वहाँ पे ताजमहल की अगर बात हो रही है, तो ताजमहल के बारे में ये बता दिया जाएगा किसने बनवाया था, तो उसका पॉइंट जो होता तो एक अलग से पॉइंट वहाँ पे क्या कर उसको हाइलाइट कर दिया जाता था। मतलब कहने का मतलब है जहाँ पे वो टॉपिक है वहीं के पास में उसका आंसर दे दिया जाता था, ठीक है? तो अगर देखा जाए प्रकरणों में अंतर्निर्मित, ये आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो भी वो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उसके अंतर्निर्मित जैसे वो चैप्टर फिनिश होता है, वहाँ बाद में नहीं, जैसे कोई टॉपिक एक फिनिश होता उसके ही साथ में क्या है, चीज़ों को और अभ्यास की चीज़ें और साथ में जैसे लिखा होता है कि आप इनको करके देखें, स्वयं करके देखें, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है एनसीईआरटी में ये सब दिया गया है, ठीक है? पुस्तक में अलग-अलग स्थानों पे इसकी बात कहीं नहीं कही गई है इकाई के अंत में, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जितने साथी इसका बी आंसर कर रहे थे वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे थे। समझ में आ गया? इसी तरीके का आप लोगों को क्या करना है, आंसर देते चलना है ध्यान से। साथ में जो भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर जरूर करते चलें। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या चाहिए? सबसे पहले नंबर पे देखो, यहाँ पे बात किसकी हो रही, जो इन्वायरमेंट है उसके अध्ययन को शिक्षक पे किस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान। देखो बिल्कुल, आप जो भी परीक्षा की बात जब भी होगी तो परीक्षा की बात एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग नहीं कही गई, तो ये तो इसका गलत हो जाएगा, ठीक है? बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। भाई दृष्टिकोण की बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही शिक्षकों के अध्ययन के लिए। भाई बच्चों की बात नहीं की गई है, यहाँ पे शिक्षक के अकॉर्डिंग क्या चीजें होनी चाहिए, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ना बी ऑप्शन। अगला क्या कह रहा है? अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। भाई ये अभिभावक की बात कहाँ से आ गई? अभिभावक नहीं बोला गया ना। विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आपने एक पेड़ के बारे में आप बता रहे हो तो आप पेड़ को दिखाओ कि देखो इस तरीके का पेड़ होता है, इसमें ये जड़ें होती हैं, ये इसमें डालियां होती हैं। इस तरीके के जब बच्चे को दिखाओगे प्रयोग के द्वारा, तो वो क्या करेगा, ज्यादा सा चीजें को सीख पाएगा, ठीक है? तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी इसका डी कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं, ठीक? समझ में आ गया? इसके बाद में अगला क्वेश्चन की हम लोग तरफ बढ़ते हैं।
और अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। देखो सर्वश्रेष्ठ तरीका की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो परीक्षाएं तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, योगात्मक कार्य बिल्कुल नहीं होगा, गृह कार्य बिल्कुल नहीं होगा, इसका डी हो जाएगा क्या, पोर्टफोलियो। तो देखो यहाँ पे जब आपको इस तरीके से अगर आंसर आता है, तो जब भी बात आकलन की होगी, किसकी बात होगी यहाँ पे, आकलन की बात होगी। आकलन के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है। और ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में कई बार बताया है, पोर्टफोलियो क्या होता है, आकलन में ये चीज यूज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, 64 की। सभी साथी इसके साथ में आंसर भी देते चलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य द्रव्य सामग्रियों एवं शरीर गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि, देखो समझो यहाँ पे, यहाँ बात किसकी हो रही है, श्रव्य और दृश्य की। तो यहाँ पे किसकी, ऑडियो और वीडियो की बात हो रही है। जब भी यहाँ पे जो शिक्षक है पढ़ाते समय अगर ऑडियो और वीडियो दोनों का यूज करता है, जैसे अब जो स्कूल बने हैं उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं, जैसे प्रोजेक्टर से कोई पढ़ा रहा है, तो वो क्यों आज अगर ये चीजें क्यों डिजिटल क्यों चीजें पढ़ाई जा रही, इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चा जो है अपनी जो भी इंद्रियां हैं उनको एक्टिव कर सके। वो बच्चा उसमें क्या हो, उसके अधिगम में क्या बना सके, उसको बहुत अच्छा बना सके, उसकी अपनी इंद्रियों का उपयोग कर सके। देखो क्या होगा, एक तो सुनने का काम कर रहा है, आंखें उसका देखने का काम कर रही, माइंड उसको समझने का काम कर रहा है। तो ये सब चीजें एक साथ जब होती हैं तो क्या होता है, उसकी इंद्रियां होती हैं, उस सभी इंद्रियां कैसे उपयोग में आ जाती हैं। तो यहाँ पे श्रव्य और दृश्य की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिशा से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। शिक्षक को आराम, तो आराम की तो बात कहीं नहीं की गई है। प्रभावी सुगम, एक ही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी आंसर। तो 64 का बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी इसका बी कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर कर रहे हैं। ठीक समझ में आएगा सभी साथियों को। अगला क्वेश्चन की यहाँ पे बात समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क को अवलोकन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह विकासात्मक सिद्धांत किसकी ओर संकेत करता है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक क्या है, जो सीमा है वो रटकर तुरंत सीख जाती है, ठीक है। अगला, जबकि लीना जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क अड़ोड़ना के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह विकासात्मक सिद्धांत किस ओर संकेत करता है। मतलब ये हमसे पूछना चाह रहा है कि आखिर ये किन चीजों के काम कर रहा है। तो देखो जब जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो आप पहले नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहाँ पे एक कोई सीमा है और एक कोई लीना है, तो ये अलग अलग काम कर रहे हैं भाई। ये रटकर कर रही है और ये क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब मस्तिष्क पे दिमाग डाल के कर रही है। तो बताओ क्या कहीं इन पे अंतर संबंध की बात हो रही है। अंतर संबंध की बिल्कुल भी बात, निरंतरता की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है। सामान्य से विशिष्ट की बात भी नहीं हो रही। एक ही ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है व्यक्तिगत भिन्नता। भाई दोनों काम तो कर रही हैं लेकिन अलग अलग तरीके से काम क्या कर रही हैं। अब देखो सीमा जो है वो रट लेती है तब भी वो सीख जाती है, सीख तो दोनों रही हैं, डेवलपमेंट दोनों का हो रहा है। लेकिन और कुछ क्या यहाँ पे लीना है, वो मस्तिष्क अडोलना के बाद भी प्रत्येक पाठ को समझती है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से देखा जाए इसका ए आंसर क्या सही हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का यहाँ पे कारण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और इसका एक पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है, 2012 का मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज सभी साथी क्या करेंगे, यहाँ पे देख जरूर लेंगे जाके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने की विधियां हैं। मतलब कहने का क्या बता रहा है, देखो ये बता रहा है जो भी पर्यावरण की विधियां हैं, एक मिनट, हाँ देखो समझो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितनी भी विधियां दे रखी हैं पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ठीक है, देखो पर्यावरण से मतलब क्या होगा, इन्वायरमेंट की बात होगी। इन्वायरमेंट में कई सारी समस्याएं होती हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, देखा होगा इसमें जल प्रदूषण हो गया। तो कई सारी समस्याएं तो होती हैं इसमें, कहने का मतलब समस्याएं होंगी। और ये कह रहा है कि कौन सी नहीं होगी, तो ये तो होगी। सहयोगात्मक अधिगम ये भी होगा भाई, एक दूसरे के सहयोग से हम क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं, चीजों को बनाते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं सफाई की बात हो रही है तो किसी ने झाड़ू लगा दिया, किसी ने कुछ और कर दिया, तो सहयोगात्मक अधिगम तो हो जाएगा। खोजने की बात भी क्या होगी, होगी यहाँ पे। लेकिन कहीं भी व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करने की बात नहीं होती है। जैसे मान लो मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और
कोई भी टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ मैं एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको व्याख्यान कर दूं तो आपको चीजें कम समझ में आएंगी, लेकिन मैं उन चीजों को क्या करूं, दिखा दूं, उनको खोज करके बता दें तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके देखा जाए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें, कमेंट भी साथ में करते चलें। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किस की ओर सहायता करता है। देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे संकल्पनाओं की बात हो रही, जो भी आप संकल्पनाएं बना रहे हो उनकी बात हो रही है, और कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किस ओर सहायता करता है। ठीक है, वे पर्यावरण अध्ययन है, संकल्पना बना रहे हैं, जैसे मैं संकल्पना बना रहा हूँ कि 4 साल बाद 10 साल बाद पूरा इंडिया कैसा हो जाएगा, इन्वायरमेंट से दूर हो जाएगा। तो जब देखो समझो इसमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है भाई, यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आप किसी चीज की संकल्पना बना रहे हो, कविताओं और कहानी का प्रयोग कर रहे हो, तो ये किन चीजों की ओर बढ़ावा दे रही है। देखो आप जब भी यहाँ पे बात संकल्पना की हो रही, तो कहने का मतलब क्या है, किसी चीज की आप संकल्पना, जैसे मान लो आपने एक कल्पना बना ली कि मेरे सीटेट में 120 प्लस नंबर आ सकते हैं, कहने का मतलब क्या, आपकी खोज की जो भावना थी वो आपके अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे 120 नंबर तो मुझे आने कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, क्या क्या आपको पढ़ना, तो आपके अंदर अपने आप को आपने क्या किया, रिसर्च के तरीके से आपने डालना स्टार्ट किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कहीं ऊर्जा की बात हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल भी ऊर्जा की बात नहीं हो रही। आप सीटेट का जब भी पेपर सॉल्व करें तो आप उन ऑप्शन को हटाएं जो आपके लायक नहीं है। ठीक है, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसकी बात कहीं भी नहीं की गई। अगला क्या बोला, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रगति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देना, ये सही हो जाएगा। मतलब आप क्या क्या सोच सकते हो उसके बारे में, और जो भी आपकी संस्कृति है उसको क्या, और उसको क्या करना, इन चीजों को करना। शिक्षार्थ निहित भाषा के संग भाषा की बात बिल्कुल नहीं हो रही, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, हाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात कर रहे हैं डिसलेक्सिया मुख्यतः समस्या के साथ संबंधित। देखो यहाँ पे डिसलेक्सिया की बात हो रही, डिसलेक्सिया से हमने बताया लैंग्वेज, और लैंग्वेज अगर लैंग्वेज आपको दिक्कत है तो लैंग्वेज कहाँ पे दिक्कत करेगी, पढ़ने के लिए दिक्कत करेगी। एक ही ऑप्शन तो है इसका सी। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ने में, बोलने और सुनने में नहीं होगा, बोलने में नहीं होगा, सुनने में नहीं होगा। भाई बात डिसलेक्सिया की हो रही है, और डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, भाषा संबंधित है, और भाषा से संबंधित में क्या है, पढ़ने से होगा। जब भाषा आपकी सही नहीं होगी तो आप पढ़ कैसे पाओगे चीजों को। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर करते चलें। जितने भी साथी देर देख रहे हैं वो सभी साथी कमेंट भी साथ में करते चलें कि आंसर आपका कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों आकलन करते हैं, इसका परिणाम क्या है। देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, मतलब एक कोई सहयोगात्मक है, मतलब आप किसी के सहयोगात्मक अधिगम कर रहे हो, किन्हीं चीजों को आप ग्रुप में सीख रहे हो। पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, मतलब जैसे क्या होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे तो किसी काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं, किसी काम को बहुत कम कर पाते, और ये कब हो रहा है, जब एक ग्रुप में है। तो ये बोल रहा है उच्च नैतिक विकास, यहाँ पे उच्च नैतिक विकास की अगर बात हो रही, क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो उच्च की बात यहाँ पे कहीं नहीं की जा रही, किसकी बात, उच्च की बात यहाँ पे कहीं नहीं कही जा रही है। ठीक है, और सामूहिक द्वंद्व की अगर हम बात करें, सामूहिक द्वंद्व की बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। गहन प्रतियोगिता की बात एक ही ऑप्शन हो जाएगा, उच्च उपलब्धि और स्वयं की गरिमा बनाना। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि भाई मान लो आप अगर क्लास में हो और 150 बच्चों की अगर क्लास है, तो आप क्या सोचोगे कि मेरे नंबर सबसे ज्यादा अधिक आए। ठीक है, आप आकलन कर रहे हो तो सबसे आपके दिमाग में क्या रहेगा कि जो पहले टॉपर्स रहा हम उससे क्या करें, हम उससे ज्यादा नंबर लाएं। तो आपके अंदर स्वयं गरिमा, मतलब आपकी जो चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगा, और उच्च उपलब्धि भी आपके अंदर क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल बिरूनी किस देश से आया था, उसका नाम क्या था। तो ये देखो आपको क्या है, यहाँ पे आपसे यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछती है, अल बिरूनी हिस्ट्री का, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये तो आपको रटना पड़ेगा,
ये से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन दे देते हैं इस तरीके के, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक एक जरा आप लोग यहाँ से एक डिटेल और समझ लेते हैं। अल बरूनी जो था उज्बेकिस्तान से आया था तथा इसने भारत के इतिहास में किताब लिखी है तारीख ए हिंद। तो ये सभी साथी क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे तारीख ए हिंद अगर पूछा जाए तो किसकी किताब है, अल बरूनी की है। और ये कहाँ से आया था, तो क्या होता, उज्बेकिस्तान से ही आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसमें आपको करना क्या है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जरा समझते हैं। यहाँ पे सभी साथी, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा छोटा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन क्या बोला, जरा समझेंगे आप। एक क्वेश्चन आपका अब इस तरीके से एग्जाम में आता है तो इसको भी जरा ध्यान से सभी साथी इसको समझेंगे। मैं आपको डिटेल्स में एक एक चीज करवाने वाला हूँ। क्या बोला है, किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग रेलवे टाइम टेबल में कुछ अंश दिया गया है। ठीक है, सूरत का दे रखा है, कब पहुंच रही, कब क्या दे रखा है, तो ये आपने पढ़ लिया। अब आप देखो आपको कैसे क्वेश्चन कैसे करना। उपयुक्त सूचना था सूरत और मडगांव के बीच की दूरी ट्रेन द्वारा तय करने में कितना लगा समय है। देखो यहाँ पे आप समझो, सबसे पहले नंबर पे सूरत की बात करा है और मडगांव की बात करा है। तो सबसे पहले नंबर सूरत की बात कर रहा है और मडगांव की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि कितनी दूरी यहाँ पे शामिल हुई है। तो देखो दूरी से आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर पे दूरी को आप इंक्लूड कर लो कि और कितना समय लग रहा है। तो देखो मडगांव की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मडगांव की कितनी है 1509, और ये स्टार्ट कितने से कर रहा है 530 से। तो क्या करोगे 530 से यहाँ पे माइनस कर दो। जब 530 से माइनस करोगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे कितना था 10 हो गया, 10 में 3 गया तो 7 बचेगा, और इसमें करोगे तो यहाँ पे कितना जाए 14, 14 में 9 बचेगा, मतलब 979। ये तो क्या आ जाएगा आपका किलोमीटर आएगा। अब देखो ये दो ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, सबसे पहले नंबर पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि 979 हमारे केवल ए में दे रखा और डी में दे रखा है। ठीक है, अब देखो 15 घंटे भी हमारा सेम है। अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम केवल, हमें किसको मिलाने की जरूरत है, केवल और केवल हमें मिलाने की जरूरत है किसकी है, हम मिला लें केवल मिनट को। तो मिनट जब हम मिला लेंगे तो हमारा काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जरा समझते हैं। यहाँ पे प्रस्थान करने का समय, तो प्रस्थान करने का समय अगर आप देखोगे तो प्रस्थान ये पहुंचता, देखो ये कब, ये स्टार्ट कब से चलता है 16 बजे से। 16 बजकर कितने मिनट पे चलता है, ये 15 मिनट पे चलता है। ठीक है, अच्छा 15 तो हमारा कंप्लीट है तो उसको आप छोड़ दो, ये पहुंचने का समय है। और ये यहाँ पे कब आ रहा है आपका, ये पहुंचता है 7, 1 मिनट आपसे बताता हूं इसको करना कैसे। 16:25 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो इसके तरीके से, हाँ देखो आप ऐसे सोचो, यहाँ पे ये प्रस्थान कब कर रहा है, आप ये सोचो कि ये प्रस्थान कब कर रहा है। यहाँ पे ये प्रस्थान कर रहा है यहाँ पे 16:20 पे, 16:20 आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है भाई, ये तो 5 मिनट का गैप ले रहा है ना, यहाँ पे चल कब रहा है 16:20 से चल रहा ना, तो 16:20 हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ से चलना कब स्टार्ट कर रहा है 7:35 से। तो जब 35 मिनट इसमें आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो 15 मिनट ही बचेगा। कितना बचेगा 15 मिनट। तो 15 मिनट देखो एक ही में दे रखा है यहाँ पे, समझ में आ गया। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाए, एक ही ऑप्शन बच रहा है डी। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करो, आप ना ज्यादा दिमाग ना लगा के जो उसने हमसे पूछा बस वही आप क्या लगा दो, क्वेश्चन को आप बना दो। समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन साथियों को अगर समझ में नहीं आया है तो वो एक बार क्या करें, रिवीजन जरूर कर लें, तो आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है और उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। देखो सीधो समझो, आप जब भी इस तरीके क्वेश्चन आपको आए, यहाँ पे बात किसकी हो रही, सृजनात्मक की बात हो रही, मतलब क्रिएटिव की बात हो रही। तो क्रिएटिव जो होता है वो हमेशा अपसारी चिंतन होता है। समझ में आ गया, वो कैसा है, अपसारी चिंतन है, उसकी समस्या हर चीज सॉल्व हो जाती है और खुद से वो करती है। और जो नहीं कर पाता है वो अभिसारी चिंतन हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, अपसारी चिंतन यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर साथ में करते चलें। जिन साथियों को अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। ठीक है, जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, तो इसके पास निहित उद्देश्य क्या है, मतलब क्या बढ़ावा देगा। देखो अगर आप यहाँ पे बात करो
तो कहने का मतलब जैसे मान लो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको कोई मैंने जैसे मैं क्या करता हूं, मैं आपसे एक वर्ड बोलता हूं बार बार कि आपने अगर पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप क्या करो, उन क्लासेस को देख लो। तो मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है कि जब आप उन क्लासेस को देख लोगे फिर आज वाली अगर क्लास देखो तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। मतलब मैं आपके ज्ञान को क्या कर रहा हूं, दोनों का संबंध स्थापित कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा कि ए फॉर एप्पल। ठीक है, ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया, फिर आपको एप्पल दिखा दिया जाता है। जब एप्पल आपको दिखा दिया जाता है तब फिर क्या उनको कनेक्ट किया जाता है कि मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था, ए फॉर एप्पल बताया था, यही क्या है जो मैं आपको फल दिखा रहा हूं ये एप्पल का है। तो वो क्या हम दोनों में सह संबंध को दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। या जो पूर्व ज्ञान को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, समझ में। तो व्यक्तिगत भिन्नता की बात नहीं हो रही है, शिक्षार्थी स्वच्छता की बात नहीं हो रही, पूर्ण बलर तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। डी ऑप्शन हो जाएगा कि यानी कि ज्ञान के सह संबंध को करना और स्थानांतरण करना। ठीक है, समझ में आ गया। तो 73 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना, एग्जाम में सॉल्व करना। जब ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन एक एक उद्देश्य के साथ किया गया है। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयोग होता है। देखो, मान लो आपने देखा होगा कि आपके जो कॉलेजेस होते हैं, विद्यालय होते हैं, उनमें समय समय पर क्या होता है, विज्ञान प्रदर्शनी लगवाई जाती है। प्रदर्शनी का मतलब एक तरीके से होता है मेला टाइप का होता है। मतलब वहाँ पे हर तरीके से चीजें होंगी, आपकी पादप से रिलेटेड होंगी, और भी कई सारे वहाँ पे खिलौने भी होंगे, आपके कई सारी चीजें आपकी साइंस से रिलेटेड वहाँ पे होती हैं। तो वो किन चीजों को क्या करते हैं, अ, किन क्या चीजों बताने का काम करते हैं। देखो, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, भाई बिल्कुल गलत बात है। अभिभावकों को स्वतंत्र करना, बिल्कुल गलत बात है। विभिन्न व्यवसायों को विद्यालय प्रसिद्ध करना, ये भी गलत बात है। एक ही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। मतलब बच्चा जो है वो देखेगा, अरे अच्छा ऐसा बना हुआ है। जैसे मान लो अभी अगर आपके अगर विद्यालय में कोई प्रदर्शनी लगती है तो वहाँ पे हर तरह की चीजें दिखाई जाएंगी, छोटे भी होंगी, बड़ी भी चीजें होंगी। तो बच्चा क्या क्रिएटिव सोचेगा, अच्छा ये ऐसी चीजें होती हैं। उनको देख के उनके दिमाग में क्या होगा, एक नई क्रिएटिविटी एक दिमाग में पनपने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि के अलावा बच्चे के विकास आकार देने वाले वातावरणिक कारकों में शामिल है। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि जो वहां का वातावरण है, वातावरण के कौन से कारक शामिल हैं और एक शामिल नहीं है। तो वातावरण की बात हो रही, संस्कृति तो शामिल होता है, पौष्टिकता न्यूट्रिशन भी शामिल होता है यहाँ वातावरण में, और शिक्षा की गुणवत्ता, एक ही नहीं होता, शारीरिक गठन, शारीरिक गठन का कहीं भी बात नहीं की गई है। तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शारीरिक गठन यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट, कांसा ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन का चुनिए यहाँ पे। अब देखो आपसे ये पूछा है, जो ब्रांज होता है, जो क्या होता है, ब्रांज होता है, इसको बोलते हैं ब्रांज, इसको बोलते हैं ब्रांच। तो ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी धातुएं जो होती हैं मिली होती हैं। तो देखो, जब भी आपको इस तरीके की चीजें पूछे तो ब्रांज में आपको याद क्या रखना है, ब्रांज में कापर होता और टिन होता है। क्या क्या होता है, कापर होता और टिन होता है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, कापर हो जाएगा और यहाँ पे क्या होता है, टिन होता है। दोनों चीजें क्या होती हैं, मिक्स होती हैं, और यही क्या कहलाता है, ब्रांज कहलाता है, कांसा कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन को याद रखेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें। शेयर तो आप लोग करते ही नहीं हो, पता नहीं आप लोगों को दिमाग में क्या आ जाता है। ठीक है, इतनी मेहनत से आप लोगों को क्लास ये बनाई जाती है कि शायद आप लोग कुछ इससे सीख पाओ। अगर आपको लगता है कि मेहनत की जा रही है तो आप लोग नए साथियों को जोड़ा करो, लोगों को बोलो कि आप लोग क्लास को देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने में मृदा कैसी हो जाती है। देखो, आपने देखा होगा कि जो भी गांव से रिलेटेड होंगे, आपने देखा होगा कि आपकी अगर हम फसल की बात करें तो तीन आपके होती हैं, रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है, और आपकी ईद फसल होती है। तो फसल जो होती है ये क्या होती है, समय समय पे चेंज होती रहती है। मतलब जैसे पहले गेहूं बोया जाता है, फिर धान लगाई जाती है। तो इनका कारण क्या है, ठीक है। और ये कह रहे बार बार उगाने पर बहुत से रसायनों का उपयोग में मृदा होता है। कहने का मतलब क्या है,
जब आप एक ही जैसी चीज बार बार उनमें क्या करोगे, बोते रहोगे, तो वो जो जमीन होगी वो कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है। बंजर का मतलब होती है जो जमीन होती उपजाऊ नहीं होती, जिसमें जो जमीन में कुछ जो भी उर्वरक है वो उर्वरक ना हो, तो वो क्या कहलाती, बंजर। जो भी साथी गांव से रिलेटेड वो जानते हो बंजर का मतलब क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 की तरफ पहुंच रहे हैं। ले और लद्दाख के मकानों की विशेषताओं को बताइए यहाँ पे। अब देखो समझो, ले लद्दाख के जो मकान होंगे ये आपकी विशिष्टताओं की बात कर रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे वहां पे मकान बने होते हैं। देखो यहाँ पे कैसे करोगे, आप समझो यहाँ पे पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। देखो अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो पेड़ की तनों के बनी लकड़ी के ढालू मकान जो होते हैं ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। कहाँ, असम में। जहां पे आपका असम जो चेरापूंजी है, जहां पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे लकड़ी के मकान आपके बनाए जाते हैं, ताकि अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ वहां पे क्या हो, पानी को टच ना कर पाए। ठीक है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है, निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है। अगला क्या बोल रहे हैं, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती है, ये भी सही है। लकड़ी के फर्श होते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे बी सी डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये कैसी, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, देखो अगर आपको ये अगर ऑप्शन यहाँ पे पता है, देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनके तरीकों से क्या करिए, आप आंसर हमेशा देने की कोशिश करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि तरुण भारत संघ का नामक समूह से संबंधित है। कहने का मतलब क्या है, तरुण जो है भारत संघ नामक समूह से संबंधित है। ये क्या चीजें आपसे क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के संबंधित में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। अब देखो आप अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो तरुण भारत संघ जो है ये किससे संबंधित है, आपसे क्वेश्चन, तो ये पुरानी पुरानी जो झीलें हैं उनको पुनर्निर्मित करने के लिए यहाँ पे इसकी बात की संघ है ये। देखो ये करता क्या है, जितनी भी आपकी पुरानी झीलें हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, ये पुनर्निर्मित करने का काम करता है। कौन, तरुण भारत संघ। अगर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तरुण भारत संघ किससे संबंधित है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पुरानी झीलें निर्मित है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका डी आंसर बिल्कुल, आपसे थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। ये देखो टीबीएस के नाम से, हो सकता है आपको इस बार टीबीएस के नाम से पूछ ले। ठीक है, तो टीबीएस क्या हो जाएगा, तरुण, क्या था यहाँ पे, तरुण भारत संघ। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। टीबीएस क्या है, तो ये देखो अशासकीय संसद वन एवं जल के संरक्षण मुद्दों जागरूक करती है। तरुण भारत संघ के समूह पुरानी झीलों को निर्मित करने से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, इसको सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मिनट छोटा कर लेते क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात किसकी हो रही, 80 की। सांपों को संदर्भ में सही को चुनिए। मतलब जो सर्प होते हैं उनके बारे में आप लोग, स्नेक जो होते हैं उनके बारे में आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। भाई ऐसा कहीं कंडीशन यहाँ पे नहीं है कि 4 तरह के, बहुत सारे प्रकार के पाए जाते हैं, गलत हो गया ए। अब देखो या ए नहीं, ए तो हमारा होगा, हाँ नहीं नहीं हो, सही बिल्कुल है। जहरीले सांपों की बात कर रहा है यहाँ पे, जहरीले सांपों की बात कर, किसी जहरीलो, यहाँ पे जहरीले की बात कर रहा, तो जहरीले तो हमारे 4 ही तरह के सांप होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे सांप के प्रकार, तो सांप के प्रकार तो कई हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है जहरीले केवल 4 तरह की, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोला है, नांग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो नांग भी कैसा होता है, जहरीला होता है, और कोबरा भी क्या होता है, बिल्कुल जहरीला होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है बी। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इनके खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। हाँ ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला कह रहा है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। जब तक ये चीजें आप लोगों में नहीं आएंगी तब तक आप दिक्कत करते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण को चुनिए। मतलब सही अभिलक्षण बताइए। देखो अगर हम इसकी बात करें, पेट्रोलियम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पेट्रोलियम की। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या आपने कहीं भी, अगर हम इसकी बात करें तो देखो बदबूदार तो ये होता है, स्मेल तो इसमें आती है, बिना गंध का गाढ़ा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छी गंध,
दो ऑप्शन कैसे हो गए, गलत हो गए। अब आपके पास में ये ऑप्शन बचा है। अब देखो, पतले की बात हो रही, पतला तो नहीं होता है ये, पतला नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचता है, बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का ये तेल होता है। कैसा होता है, गहरे रंग का। तो इस तरीके से देखा जाए डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रोगों से वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। अब देखो, मच्छरों से फैलने की बात यहाँ पे हो रही है, तो मच्छरों से आपको पता है, देखो अगर आप इसके ऑप्शन देखोगे तो आपको पता है डेंगू तो किससे होता है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है। इसके और ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन क्या दे रखे हैं यहाँ पे, हाँ, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया। तो हैजा तो मच्छर से नहीं फैलता ना, गलत हो गया, हैजा भी गलत हो गया, यानी कि दोनों ऑप्शन ये कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आप लोगों ने क्या देखा, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चिकनगुनिया भी क्या होता है, ये मच्छर से फैलता है। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों को, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बता दूं कि ये कैसे कैसे चीजें होती हैं, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो आप कैसे देखो, मच्छरों से फैलने वाले रोग जो होते हैं, डेंगू होते हैं, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया डेंगू होता है। इसको चिकनगुनिया डेंगू बोला जाता है। एक उष्णकटिबंधीय रोग है, अगर आपसे पूछ ले कैसा उष्णकटिबंधीय रोग है ये, जो एडीज इजिप्टी मच्छर से काटने से फैलता है। तो अगली बार हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ ले। अब बात हो रही मलेरिया की, मलेरिया एक जनित संक्रामक रोग होता है, कैसा, और जो प्रोटोजुआ से क्या होता है, परजीवी द्वारा फैलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले मलेरिया जो रोग होता है वो कौन से परजीवी के द्वारा फैलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोजुआ हो जाएगा। अच्छा, चिकनगुनिया की अगर हम बात करें, चिकनगुनिया लंबे समय तक चलने वाले जोड़ों के दर्द का रोग है। इस रोग का उग्र चरण 2 से 5 दिन तक चलता है, लेकिन जोड़ों का दर्द लंबे समय तक चलता है। ये एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। समझ में आ गया, पूरी बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर कोई साथी चाह रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट भी साथ में ले सकता है। ठीक है, अगर आपने ले लिया तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं यहाँ पे। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, ये इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन करा, मधुबनी जिलों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किया जाता है। देखो समझो यहाँ पे, अगर अब इससे दो तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पे बात किसकी हो रही, मधुबनी चित्र की बात हो रही है, तो इसको यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो याद रखना है। देखो, मधुबनी की अगर हम बात करें, ये कहाँ से संबंधित है, ये बिहार से संबंधित है। बिहार में एक जिला पड़ता है, कौन सा, मधुबनी जिला पड़ता है। कौन सा, मधुबनी जिला। वहीं पे क्या है, मधुबनी चित्र बनाए जाते हैं। तो मधुबनी जो चित्र बनाए जाते हैं, ये आप लोगों को याद क्या रखना है, देखो दो चीजें हो गई, मधुबनी जिले में ये होता है, मधुबनी कहाँ है, बिहार में है। तो बिहार में यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि ये पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो चावल को, चावल पहले पानी में भिगा दिया, और चावल में पानी भिगाने फिर उसको पीस लिया जाता है। पीसने के बाद में उसमें कलर बना लेते हैं। कलर से, कलर जब बन जाते हैं तो वो दीवारों पे क्या करते हैं, इनको चित्र को बनाया जाता है। समझ में आएगा सभी साथियों को, तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पे है ये, बिहार में, बिहार के मधुबनी जिला यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, समझ में आएगा सभी साथियों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग, जो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों का 84 आंसर है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न किसका अनुपालन कर, देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे बच्चे देखो, कुछ बच्चे शारीरिक भी हैं यहाँ पे, कुछ विकलांग भी हैं। तो जब ये सभी इकट्ठे होंगे तो वहां पे कौन सी शिक्षा बनती है, समावेशी शिक्षा। मैंने कई बार आप लोगों को ये चीज बताई हुई है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो, सीटेट का जो पेपर होता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका सीटेट को कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, हमेशा आप पास होगे। ठीक है, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी है ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे क्या बोल रहा है, जरा समझेंगे सभी साथी। हाँ, क्या बोल रहा है, घर्षण के विषय में हमने आपको बताया था घर्षण क्या होता है। मैंने आपको बताया था क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे मान लो, जैसे आप जब चलते हो तो पृथ्वी अपना घर्षण लगाती है, पैर अपना घर्षण लगाती है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, इस संकल्पना व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण, इनमें से कुछ उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका से कक्षा में जो नीचे दिए गए। आप समझो, देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूरा, हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण लिख पाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। जब तक अगर पेन और कागज में घर्षण नहीं होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। अगर आप चिकना कोई पेपर हो, उस पे लगाओ जाके, आप लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। जैसे देखा होगा कि कोई एक प्लेन पेपर है, अगर उस पे ऑयल
तेल क्या है, तेल की छींटें पड़ जाती हैं तो आप उस पे लिख नहीं पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि वहां पे फ्रैक्शन कैसा होता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्या बोला है, हम फर्श पर हमारे पैरों फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है ना। अब ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई घर्षण केंद्र कारण, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए ए बी डी, ए बी डी, एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है आपका, कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर उसका कितना छोटा आंसर यहाँ पे आया है। ठीक है, अगला समझो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर रहा है। तो 86 आप लोगों को क्या, देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पश्मीना शॉल की। किसकी बात हो रही है? पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटर बराबर गर्म होती है और एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु इतने घंटे का समय लगता है। देखो आप जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन आए तो आपको याद क्या रखना है, एक पश्मीना शाल जो होती है लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर होती है। मतलब एक आपकी क्या है, पश्मीना शाल हो गई। पश्मीना शाल जो होगी ये आपकी कितने स्वेटरों के बराबर होगी, 10 स्वेटरों के बराबर होगी। ठीक है, और पश्मीना शाल को बुनने में कम से कम जो समय लगता है वो 200 घंटे का यहाँ पे समय लगता है। तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए। इस तरीके से देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 86 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग अपने टारगेट की तरफ पहुंच रहे हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि सभी साथी क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट में साथ में करते चले, आंसर भी साथ में देते चले। अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा जो तैयारी कुछ भी आप लोगों को काम आ रही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, सरता की शिक्षिकाओं से विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आज शिक्षिका सीखने किस आयाम पर अनुगम कर रही है। देखो बात समूह की हो रही है तो क्या भाषा से संबंधित कोई सिखा रही, नहीं, प्रतियोगिता नहीं सिखा रही, एक ही तो हो जाएगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में। कितना आसान आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है नेफेतिंस। नेपेतिंस है एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों, छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा लेता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? देखो जब भी इस पौधे की बात अगर होगी, जब भी इस पौधे की बात होगी तो ये आपका मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता? मेघालय में क्या है, ये पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, जो क्या करता है, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को, छोटे जीवों को अपने अंदर फांस रखता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ, तो ये मेघालय में आपका पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद रखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो आप कह रहा है उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न हो। देखो पैराफिन हो गया, ये भी पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। ग्रीस होता है, ये भी पेट्रोलियम से, और ये भी पेट्रोल से। लेकिन कोयला जो प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, ये लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यही भिन्न की बात करा, मतलब अलग पूछ रहा है। तो पैराफिन हो गया, ग्रीस हो गया, पेट्रोल हो गया, सब पेट्रोलियम के का नाम वो है, हिस्से हैं। लेकिन कोयला किससे होता है, लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो कि क्या है, आप लोगों को ध्यान से समझना है कि अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ठीक है, समझते हैं जरा इसको, क्वेश्चन को क्या बोला। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं। ठीक है, शहद एकत्रित करने के कार्य करते समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? देखो आप समझो, अगर इस क्वेश्चन की आप लोग बात करोगे तो ये आपका होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। कब? मधुमक्खी जो पालन होता है, इसको मधुमक्खी पालन को क्या, एपीकल्चर बोला जाता है। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मधुमक्खी पालन का समय क्या होगा, तो ये आपको याद रखना, कब, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में ये चीज होती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। 90 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूरे 30 क्वेश्चन क्या किए आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप लोगों को चीजें समझ में आई हैं, अगर आप लोगों को लगा कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो बहुत स्पष्ट जानकारी थी, तो आपने देखा होगा कि आप कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोगों को करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैंने आपके प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ में आप लोगों को करंट अफेयर की जो क्लास है वो भी आपको रेगुलर क्लास देखनी है। अगर आपको रीजनिंग पढ़नी, रीजनिंग भी मैंने पूरी करवा दी, वो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ना है, अच्छे से चीज़ों को सीखना है, क्योंकि अब आपका समय जो है वो समय आप लोगों को नहीं बचा है। क्योंकि आज अगर हम बात करें तो आज आपका 15 जनवरी हो चुका है और आपका पेपर कब है, 31 को। तो कहने का मतलब आपको 15 ही दिन आपके बचे हुए हैं। कितने, अंतिम 15 दिन बचे हुए हैं। तो 15 दिन आप लोगों को करना है कि जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसकी आप लोगों को भरपूर प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, चाहे ईबीएस हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। नया आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।